विद्यार्थियों, आपने बसंतीकरण की परिभाषा और बसंतीकरण से संबंधित विभिन्न जो धान्य फसलें हैं, उनकी किस्में हैं, उन पर क्या प्रभाव रहता है, वह बसंतीकरण व पुष्पन में संबंध। अब हम देखते हैं बसंतीकरण के स्थल और बेबसंतीकरण और बसंतीकरण का महत्व। देखो बच्चों, बसंतीकरण के जो स्थल हैं, कहने का मतलब है जो बसंतीकरण के उद्दीपन को अर्थात चिलिंग ट्रीटमेंट या द्रुत शीतन उपचार को अत्यंत कम तापमान को ग्रहण करते हैं, वो बसंतीकरण के स्थल कहलाते हैं। तो साइट ऑफ वनेलाइजेशन। तो बसंतीकरण के जो स्थल हैं वास्तव में भेजोतक होते हैं, मेरिस्टेम जिन्हें कहते हैं। तो बसंतीकरण के स्थल क्या है? भेजोतक है, मेरिस्टेम है। जैसे किसी पौधे को आपने बसंतीकृत किया और बसंतीकृत पौधे के जो भाग है उसे काट कर अबसंतीकृत पौधे पर प्रतिस्थापित कर दिया, तो उस अबसंतीकृत पौधे में क्या हो जाएगा? पुष्पन हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया है कि कोई पौधा अबसंतीकृत है और उस अबसंतीकृत भाग को किसी पौधे पर स्थापित किया, तो उससे बसंतीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात पुष्पन प्रारंभ नहीं होगा। तो बसंतीकरण के जो उद्दीपन को ग्रहण करने वाले वास्तव में जो स्थल हैं या भाग हैं वो भेजोतक होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो देखो, बीजों में भेजोतक होते हैं, कायक पौधों में पत्तियों में भी भेजोतक होते हैं, जड़ों में भी भेजोतक होते हैं। तो जिन भागों में भेजोतक पाए जाते हैं वो सारे ही अत्यंत कम तापमान या उपचार को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, या द्रुत शीतन उपचार को ग्रहण करते हैं, अर्थात बसंतीकरण का जो उपचार होता है उसे ग्रहण करते हैं, उनके स्थल कहलाते हैं। अब हम ऐसा भी समझें, जैसे पत्तियां हैं, अंगच्छेदित पत्तियां व मूल, एक्साइज मतलब अलग की हुई पत्तियां व मूल भी क्या करती हैं? बसंतीकरण के उद्दीपन को ग्रहण करती हैं। इसके अलावा पुनरावृत्ति डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए जिन भागों में पाया जाता है उनमें भी बसंतीकरण के उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात आप जानते हैं रिपीटेटिव डीएनए वहाँ पाया जाएगा जहाँ भेजोतक होगा, भेजोतक वहाँ होगा जहाँ कोश का विभाजन की क्षमता होगी। तो पत्तियों में होगा, मूलों में होगा, बीजों में होगा। तो ये रिपीटेटिव डीएनए जहाँ पाया जाता है वहाँ उद्दीपन को ग्रहण करने की अर्थात द्रुत शीतन उपचार को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा जो बसंतीकरण होता है उसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता रहती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, अर्थात द्रुत शीतन जो उपचार है वो श्वसन के क्रियाधार अर्थात सुक्रोज व जल की उपस्थिति में भी संपन्न होता है। आप जानते हैं ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा बसंतीकरण के लिए पौधे की आयु और तापमान का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बसंतीकरण की जो अवधि रहती है वो पादप की आयु और तापमान पर निर्भर करती है। अब अगर हम ये देखें बेबसंतीकरण क्या है, डेवनेलाइजेशन क्या है? बेबसंतीकरण प्रभाव ये रहता है, मान लो कोई पौधा है, आपने उसे अत्यंत कम तापमान दिया है और वो बसंतीकृत है, अर्थात वो बसंतीकृत हो गया, अर्थात उसमें पुष्पन प्रेरण की प्रक्रिया हो जाएगी। भविष्य में वो क्या होगा? पुष्पन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बसंतीकृत पौधे को अर्थात जिसे अत्यंत कम तापमान दे चुके हैं उसे हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में क्या कर दें? स्थानांतरित कर दें, तो निश्चित रूप से उसमें बसंतीकरण का प्रभाव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसमें भविष्य में पुष्पन नहीं होगा। 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान में अगर हम रखें तो, और जैसे ही वो प्रभाव समाप्त होता है, अगर आप ऐसा करें उसके बाद कम तापमान दे दें तो उसमें बसंतीकरण प्रेरित हो जाता है। अर्थात 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बसंतीकरण का प्रभाव है जो नष्ट होता है वो अस्थायी रूप से समाप्त होता है, क्योंकि अगर उस पौधे को हम पुनः कम तापमान दे दें तो उसमें पुष्पन संभव है। परंतु ऐसा हो, कोई बसंतीकृत पौधा है और उसे आपने 4 से 5 दिन रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, किसी बसंतीकृत पौधे को अर्थात जिसमें पहले से अत्यंत कम तापमान से उसे हम उपचार दे चुके हैं, उसके बाद अगर हम उसे 4 से 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखते हैं तो बसंतीकरण का जो प्रभाव रहता है जो आपने पहले दिया था वो स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। अर्थात अब अगर आप पौधे को कम तापमान में रखेंगे तो उसमें पुष्पन की संभावना नहीं होगी, उसमें पुष्पन नहीं होगा। तो अब देखते हैं बसंतीकरण का महत्व। देखो बच्चों, बसंतीकरण का जो महत्व है,
जैसे आप जानते हैं उष्ण कटिबंधीय जो फसलें होती हैं, धान्य फसलें जैसे गेहूँ और जो चावल हैं, तो ये जो धान्य फसलें होती हैं, सीरियल फसलें होती हैं, मुख्यतः इनकी शरदकालीन फसलें जो शीतकाल में बोई जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका, कनाडा, उत्तरी यूरोप, रूस, इसमें जो शरदकालीन अत्यंत बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण शरदकालीन फसलें नहीं बोई जाती हैं। तो वहाँ कौन सी फसलें बोई जाती हैं? वहाँ बसंत ऋतु वाली फसलें बोई जाती हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन शीतकालीन फसलें अत्यंत कम तापमान के कारण नहीं बोई जाती, क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है जो शरदकालीन फसलें हैं उन्हें नहीं बोया जाता है। तो उन्हें, लेकिन अच्छी जो फसल होती है वो शरदकालीन फसलें होती हैं, क्योंकि उसमें जो मिलिंग की प्रक्रिया है, पीसने की प्रक्रिया है, और बेकिंग जो डबल रोटी बनाने की क्षमता है वो केवल शरदकालीन फसलों में पाई जाती है, बसंत ऋतु वाली फसलों में कम पाई जाती है। तो इसका मतलब है बसंत ऋतु वाली फसलों के साथ अगर हम शरदकालीन फसलों को बोना चाहते हैं तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा, पौधे की कायक वृद्धि को कम करना पड़ेगा। किस पौधे की? जो कि शीतकालीन फसलें हैं। अर्थात शीतकालीन फसलों के जो बीज होंगे उन्हें हम अत्यंत कम तापमान में रखकर बसंत ऋतु की फसलों के साथ बो सकते हैं, जिससे वो बसंत ऋतु की फसलों के साथ ही क्या कर सकते हैं? पुष्पन करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें उन्हें फायदा होता है। तो कहने का मतलब बसंत ऋतु की फसलों के साथ अगर शरदकालीन फसलों को हम बोना चाहते हैं तो शरदकालीन फसलों के बीजों को कम तापमान में रखकर उन्हें द्रुत शीतन देना पड़ेगा, अर्थात चिल्ड्रन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अर्थात उनके बीजों को बसंतीकृत करना पड़ेगा, अर्थात उनके कायक वृद्धि को कम करना पड़ेगा। क्योंकि शरद काल में आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु कम रहती है, ग्रीष्म काल कम से रहता है, जिससे शरदकालीन फसलों को हम बसंत ऋतु की फसलों के साथ बोकर क्या कर सकते हैं? ग्रीष्म काल में एक तरीके से पुष्पन कर सकते हैं। आप जानते हैं बसंत काल की फसलें और शरदकालीन फसलें दोनों में ही पुष्पन कब होता है? ग्रीष्म काल में। तो ठंडे क्षेत्रों में जो ग्रीष्म काल कम होता है, इसीलिए वहाँ पे बसंत ऋतु की फसलों के साथ शरदकालीन फसलों को तब बोया जाता है जब उनके बीजों को हम अत्यंत कम तापमान में रखते हैं, सीधे ही बीजों को नहीं बोते। तो ये अवस्था ज़रूरी है। और आप जानते हैं जो कि बसंतीकृत एक तरीके से पौधे होते हैं, उनमें क्या रहता है? उनमें झुर्री रहित बीज उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, आपने इनका महत्व पढ़ा, बेबसंतीकरण पढ़ा और बसंतीकरण के स्थल पढ़े। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।